हो गया मैम, ठीक है। तो प्लेटिन की जो दवाई का फॉर्मूला था वो क्या था, Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला था प्लेटिन का कैंसर की दवाई का। साइंटिस्टों ने इसकी डिस्कवर करनी स्टार्ट करी, सोचना शुरू करा केमिस्ट्री वालों ने, आखिर दिक्कत क्या हुआ। तो केमिस्ट्री वालों ने इस मॉलिक्यूल की दो स्ट्रक्चर पता करी, एक तो प्लेटिन NH3 Cl और Cl, समझ में आ गई बात। दोनों NH3 एक समान जब समान समूह समान दिशा में उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, सिस, समपक्ष। तो एक तो कौन सी प्लेटिन बन गई, सिस प्लेटिन बन गई। एक में क्या किया उन्होंने, पीटी के एक तरफ क्या है NH3 और NH3 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है NH3, एक तरफ क्या है Cl और Cl के अपोजिट 180 पर क्या है, कौन सा हो गया, ट्रांस। समान समूह समान दिशा में समपक्ष रूप, समान समूह विपरीत दिशा में, देखो तो कौन सा हो गया, ट्रांस। तो दो दवाई मिल गई। साइंटिस्टों ने कहा कि अच्छा ये प्लेटिन दो फॉर्म में रहती है, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। फिर उन्होंने क्या किया कि एक सिस वाली दवाई बना ली अलग से और एक अलग से कौन सी दवाई बना ली, ट्रांस वाली दवाई बना ली। फिर पेशेंटों के पास गए, ठीक है, पकड़े पेशेंट फिर से जो जाने वाले थे निकलने वाले थे समय से रहते हुए, एक पेशेंट को सिस वाली दी और एक को कौन सी दी, ट्रांस वाली मेडिसिन दी। ठीक है बेटा, सिस प्लेटिन वाला तो सही हो गया और ट्रांस प्लेटिन वाला पूरी तरीके से सही हो गया। समझ में आई यहाँ तक की बात, ट्रांसप्लेटिन वाला मर गया और सिस्प्लेटिन वाला वो क्या हो गया, सही हो गया। फिर साइंटिस्टों ने इस प्रैक्टिकल को दोबारा किया, फिर बहुत सौ को ट्रांस दी और बहुत सौ को सिस दी, तो जिनकी किस्मत अच्छी थी उन्हें कौन सी मिली। और तो वैज्ञानिकों ने देखा कि, अब ध्यान से सुनना, देखो दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों में प्लेटिन है, दोनों में NH3 है, दोनों में Cl है, दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों का अणुभार समान है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। और इस संरचना अलग अलग होने से इनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या हो गए, परिवर्तित। आज आते यही परिभाषा दी थी समावयवता की मैंने जब क्लास शुरू करी थी। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र और अणुभार तो समान होते हैं लेकिन रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। यही बात चल रही थी। तो ये वाली तो सिस हो गई, ट्रांस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैं कैसा हूं ये मुझ पर निर्भर नहीं करेगा, मेरे गुण क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, ये मेरे स्वयं पर निर्भर नहीं करेगा, ये निर्भर करता है मेरे आसपास जुड़े हुए लोगों के। मेरे राइट साइड में कौन है और मेरे लेफ्ट साइड में कौन है, तब मैं अलग गुण प्रदर्शित करूंगा। राइट वाला अगर लेफ्ट में आ जाए और लेफ्ट वाला राइट में आ जाए तो भी मेरे गुण क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ये क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये तो हो गया समावयवता। समावयवता की परिभाषा याद रहेगी ना, क्या कह रहा हूं, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र तो समान होते हैं लेकिन रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, तो इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है संरचनात्मक समावयवता। देखो पहले वाले फैक्टोरियल में समावयवता को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, दो में डिवाइड किया था। पहला कौन सा है, संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा क्या होगी, संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा क्या होगी बेटा, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र और अणुभार समान होते हैं लेकिन उनके संरचना और समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की है, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्यावयवता और चलावयवता। आ जाओ सबसे पहले देखते हैं श्रृंखला। IUPAC नोमेनक्लेचर करना आता है सबको, आता है ना। IUPAC में मुझे बताओ, जब आप नोमेनक्लेचर करते हो तो सबसे पहले किसको चयन करते हो, मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाता है। और मुख्य श्रृंखला में किसको चयन करते हो, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो। तो देखो सबसे पहली मैं शुरू कर रहा हूं तुम्हारे आगे, संरचनात्मक समावयवता का पहला प्रकार श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता इन द सेंस, इसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेर। देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा एक बार में। जिस ट्रिक से मैं सिखाऊं उसी ट्रिक से सीखना, वरना पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। कुछ चीजों को लगाना नहीं चाहिए जिनको भगवान ने दिया नहीं हो। CH2 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 और CH3। अच्छा बताओ मुझे कुल कितने कार्बन है, 4। वेरी गुड। कुल कितने हाइड्रोजन है, 10। अरे 3 6 8 10, 10 हो गए। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अच्छा सुनो, इससे मैं एक सूत्र और बना, एक और संरचना लिखता हूं मैं बोर्ड पे आपके सामने। मुझे बताना इस संरचना में कुल कितने कार्बन है, 4। कितने हाइड्रोजन है, 10। अर्थात
इसका भी C4H10 और इसका भी C4H10, अर्थात इनके अणुसूत्र समान, ठीक है, इनकी अणुभार समान, लेकिन इनकी संरचना क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ये तो क्या हो गई, देखो पेपर में कैसे देखना है, ये तो क्या हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन, और नीचे वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आइसो ब्यूटेन। अब इनको ऐसे नहीं देखना, ये तो इनके रूढ़ पद्धति से नाम हो गए, वास्तव में इसका नाम तो 2 मेथिल प्रोपेन है, अरे हाँ या ना, इसका नाम तो ब्यूटेन है और इसका नाम 2 मेथिल प्रोपेन है। तो फिर आपको देखना कैसे है, देखो अपन इसमें मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूंगा तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करूंगा। इस श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 का मतलब यहाँ पर मुख्य श्रृंखला का नाम क्या आएगा, ब्यूट, और यहाँ पर मुख्य श्रृंखला का नाम, 3 कार्बन हो गए, 3 में क्या आएगा, प्रोप। अर्थात श्रृंखला समावयवी उन यौगिकों को कहते हैं जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन मुख्य श्रृंखला क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, क्या कहलाएंगे बेटा, कौन से कहलाएंगे, चेन आइसोमर या श्रृंखला आइसोमर समावयवी कहलाएंगे, तथा इस परिघटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे आगे बोर्ड पे, ध्यान से देखना, देखो देखना, CH3 CH2 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 CH3, टोटल कितने कार्बन है बेटा, 5, कितने हाइड्रोजन है, 12। अरे इसमें एक जोड़ने के लिए CH2 बढ़ता है, और CH2 का मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे इसी में, कितने काउंट भी कर लो, 3 5 7 9 12 हो गए ना। ध्यान रखना श्रृंखला में एक CH2 बढ़ता है, समजात बढ़ता है, होमोलॉगस होते हैं आपस में, ठीक है, बना लिया। अब इससे मैं एक संरचना और बनाता हूं, इसका नाम क्या होगा बेटा, 5 है, 5 का मतलब नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मली बात करते हैं रूढ़ पद्धति में, इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन। अब मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, एक स्ट्रक्चर बनाई, CH3 CH2 CH CH3 और CH2। मुझे एक बात बताना बेटा, ध्यान से सुन के, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, वही सेम बात रही, ठीक है। इस बार क्या हो गया, आइसोपेंटेन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं, CH3C CH3 CH3 और CH3, बताना फटाफट से कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, समझ में आ रही है यहाँ तक की बात। तो तीनों ही परिस्थितियों में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। अब मुझे कैसे पता लगाना है कि ये श्रृंखला है या नहीं है, सबसे पहले इनके आईयूपीएसी नाम लिखो। आईयूपीएसी नाम जैसे ही लिखोगे ना, वैसे ही मुख्य श्रृंखला का मान अगर परिवर्तित हो रहा है, मेन चेन अगर चेंज हो रही है, तो वो श्रृंखला समावेश। यहाँ मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 का मतलब क्या होगा, पेंटेन होगा। यहाँ पर कितने रह गए, 4 का मतलब ब्यूट हो गई चेंज, और यहाँ 3, 2 डाई मेथिल, वो है 2 डाई मेथिल प्रोपेन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, इसका क्या हो जाएगा, समझ में आ गई, कर लोगे। तो श्रृंखला समावयवी अगर आपको पेपर में दे 3 मॉलिक्यूल और आपसे पूछे कि इनमें कौन सी समावयवता है, कौन सी समावयवी है, तो आपको केवल और केवल क्या परिवर्तित करके देखना है, उनके श्रृंखला को लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, और आईयूपीएसी नाम लिखकर देखना है कि जो मुख्य श्रृंखला है उसके मान में क्या हो जाना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। कौन सी समावयवी कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे, तथा इस समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। दूसरा सुनो, दूसरा कौन सा है बेटा आपके सामने, स्थिति समावयवता। नाम से ही पता चल रहा है स्थिति परिवर्तित हो जाती है। ध्यान सुनना, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सबको बुक में लिखी हुई है सब है तुम्हारे, समझो बस वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुभार समान, लेकिन लेकिन ध्यान सुनना, क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, किस किस की पोजीशन, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के मान में भिन्नता होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं, स्थिति समावयव। एग्जांपल से समझाता हूं, देखो कैसे, देखना, CH3 CH2 CH2OH, मैंने ये लिख लिया। मुझे बताना कितने कार्बन है बेटा, 3, कितने हाइड्रोजन है, हाँ 7, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन है बेटा, और कितने ऑक्सीजन है, 1। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। एक तरीके से देखा जाए तो 1 प्रोपेनॉल हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा अब सुनो मेरी बात, CH3 CHOH इस तरीके से लिख लिया मैंने, और ये क्या कर दिया यहाँ पर, CH3, क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल हो गया। बताना कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, 1। लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति परिवर्तित हो गई, 1 से किस पर चली गई, 2 पर। तो कौन सा समावयवी, स्थिति समावयवी। एक बार आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके देख लो, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन और मुख्य श्रृंखला में, तो क्या ये श्रृंखला समावयवी होगा,
एक ही तरीका है चेक करने का। कैसे चेक करोगे? श्रृंखला में तो आप क्या कर लो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लो, स्थिति में भी करके देख लो, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किस में परिवर्तन हो जाएगा? श्रृंखला में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे आगे एक एग्जांपल लिखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। वैलेंसी पूरी हो रही है ना सबकी? कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 3 5 7 और 1 8। अच्छा, क्या है इसका नाम? हाँ, बस इतना क्या टेंशन लेना, 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन क्यों है इसका नाम? क्योंकि पहले नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन ब्यूट हो गया, 1 ब्यूटीन। अच्छा, मैं इससे एक कंडीशन बनाता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। टोटल कितने कार्बन है? कितने हाइड्रोजन है? 8। देख लो, 3 और 3 6 और बीच के तो 8, लेकिन डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ गया? दूसरी पोजीशन पर आ गया। क्या नाम है इसका? अब मुझे एक बात का आंसर देना, क्या मुख्य श्रृंखला का परिवर्तन हुआ? क्या नहीं हो, लेकिन किसका परिवर्तन हुआ? ठीक है, फिर वही सेम एग्जांपल और कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कंसेप्ट तुम सीख गए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम हो गया इसका? 1 पेंटीन हो गया इसका नाम। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ रख दूं, 2 पेंटीन। समझ में आ गई बात? कोई चेंज हुआ क्या? मुख्य श्रृंखला परिवर्तित हुई? नहीं हुई, तो कौन से हो गए? कर लोगे आसानी से। श्रृंखला और स्थिति में आदमी कंफ्यूज इसी में हो जाता है, श्रृंखला और स्थिति में। बस एक ही तरीका है इसका, आप आईयूपीएसी नाम करके देख लेना। अच्छा, तीसरी है आपकी कौन सी? क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप। परिभाषा सुनना मेरी, फिर से मैं क्या परिभाषा दे रहा हूँ। तो देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, फंक्शनल ग्रुप की हो गई, अब डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ब्यूटाइन बना लेता मैं। ठीक है, अब सुनो, क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना परिभाषा। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, अणुभार समान, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक? और क्रियात्मक समूह समावयवियों के 100% भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इनमें क्या पेयर चलेगा? अब सिस्टम है, अब आपको पेयर ध्यान रखना है कि इनमें पेयर से ही काम होगा, बिना पेयर के काम नहीं होगा। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। एल्कोहल का पेयर हमेशा बनेगा किसके साथ? ईथर के साथ। देखो कैसे, एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, और ईथर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से होता है। देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखा आपके आगे, CH3CH2OH। मुझे फटाफट से बताओ कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन, C2H6O। ठीक है, अब मैं इससे एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, लेकिन क्या बदल गया? क्रियात्मक समूह बदल गया। यहाँ क्रियात्मक समूह कौन है और यहाँ क्रियात्मक समूह? तो कौन से समावयवी हो गए? क्रियात्मक समूह समावयवी। और इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। पर इसमें फिक्स है, एल्कोहल का पेयर ईथर के साथ ही बनेगा। आप यूं सोचो साहब, एल्कोहल का किसी और के साथ बन जाए, नहीं, एल्कोहल का फिक्स है, किसके साथ बनेगा? ईथर के साथ। जैसे एल्डिहाइड का पेयर किसके साथ बनेगा? वेरी गुड, किसके साथ बनेगा? कीटोन के साथ बनेगा। देखो, एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप, देखो फॉर्मूला लिखता हूं, एक CH3 CH2 CHO हो गया एल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ तक? क्या कितने कार्बन है बताओ फटाफट? 3। कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है? अब मैं इससे एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। ठीक है, देखना क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बताना कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है? 1। लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो गया। यहाँ कौन है और यहाँ कीटोन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो कौन से समावयवी कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। कैसे? नहीं, कई बार क्या एग्जांपल लिख के दे देता है ऐसे, तो बताओ इनमें कौन सी समावयवता है। कुछ किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके पूछने का तरीका एक ही हो। आपको एक मॉलिक्यूल दे देगा, यूं कहेगा C2H6O के कितने क्रियात्मक समावयवी बनेंगे, तब बनाने हैं आपको। आपको ये दे दिए 2 मॉलिक्यूल में, पूछ लिया कौन से समावयवी हैं। समझ में आ गई? तो आपको ढूंढना आना चाहिए किसमें क्या है। जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा प्रकार कौन सा है? मध्यावयवता या मेटामेरिज। मध्यावयवता को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। देखो, इसमें से वो पूछता है केवल और केवल चलावयवता। जो 5वीं करवाई है ना संरचनात्मक में, वो चलावयवता पे शॉर्ट नोट्स लिखवाता है, शॉर्ट नोट लिखवाता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखवाता है, और किसी पे बहुत कम पूछता है, बहुत कम चांसेस है। ठीक है,
अब देखो अगली कौन सी है, मध्यावयवता। मध्यावयवता समावयवता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसमें जो क्रियात्मक समूह लिया है उसकी संयोजकता कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। देखो कैसे, मैंने आपके सामने लिखा, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसमें, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे है नहीं, इसमें सबसे इजी लगती है मुझे तो। मुझे बताना कितने कार्बन है टोटल, कितने हाइड्रोजन है, 10। क्लियर है बात, और एक क्या है इसके पास, ऑक्सीजन। अच्छा मैं इससे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 और CH2, कितने कार्बन है, 4। समझ में आ गया, कितने कार्बन है, 4, कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, और एक क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर है यहाँ तक क्या, लेकिन दोनों यौगिक क्या हो गए अलग, एक में तो ऑक्सीजन की तरफ क्या है CH3, और इधर कितने कार्बन है, 3, इधर ऑक्सीजन के कितने कार्बन है, और ये नाम से ही पता चल रहा है मध्यावयवता, मध्य की स्थिति क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, क्या कहलाती है, मध्यावयवता समावयवता कहलाता। कर लोगे आसानी से। लास्ट वाली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लिखना है तुम्हें, ठीक है, हेडिंग लिख लो चलावयवता, ये पेपर में बहुत पूछता है, चलावयवता। नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या कह रहा है, चलना, कोई ना कोई चीज यहाँ पर क्या हो रही है, चल रही है। तो क्या कहते हैं, देखो सबसे पहली बात तो यह एक विशिष्ट प्रकार की समावयवता है। जब आप पेपर में लिख के आओगे तो ऐसी शुरुआत करनी है, यह एक विशिष्ट प्रकार की समावयवता है, तभी तो पेपर में पूछी है, और कोई सी नहीं है। इसमें 2 रूप पाए जाते हैं, चलावयवता समावयवता के 2 रूप पाए जाते हैं। 2 रूप कौन कौन से हैं बेटा, एक तो पाया जाता है आपका कीटो रूप, कीटो फॉर्म, और एक कौन सी फॉर्म पाई जाती है आपकी, इनॉल फॉर्म। कीटो का मतलब अभी पढ़कर आए, कीटोन अर्थात कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं, कीटो। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। और इनॉल जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, इन प्लस ऑल। ऑल का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, वेरी गुड। और इन का मतलब एल्कीन, डबल बॉन्ड ही तो होता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक। तो चलावयवता पेपर में कैसे लिखना है, चलावयवता एक विशिष्ट प्रकार की समावयवता है जिसमें 2 रूप पाए जाते हैं, कीटो रूप और इनॉल रूप। और कीटो रूप और इनॉल रूप समय के साथ एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, अंतः परिवर्तित होते हैं। ये वाला तीर का निशान लगेगा, दोनों समय के साथ क्या होते रहते हैं, अंतः परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, देखो ये कौन सा ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, वेरी गुड, एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, वेरी गुड। अपन ने वो पढ़ा था, वो अति संयुग्मन प्रभाव या बेकर नाथन प्रभाव या बिना बंध का अनुनाद, वहां याद है अपन को, नहीं पढ़ा था, वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेते हैं। वहां मैंने देखना सिखाया था तुम्हें पूरा का पूरा, कोई भी बंध उपस्थित नहीं होता, इसीलिए इसे बिना बंध का अनुनाद किसने खोज करी थी, बेकर। और अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना, देखो फिर से डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा। ये कौन सा ग्रुप है, नहीं ये फंक्शनल क्रियात्मक समूह है, आप कीटो और इनॉल को छोड़ो, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन और एल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। चलावयवता एक विशिष्ट प्रकार की समावयवता है जिसमें 2 रूप पाए जाते हैं, कीटो रूप और इनॉल रूप। ठीक है, कीटो रूप ये रहा और इनॉल रूप ये रहा, आपकी बात समझ में आ गई बात। चलावयवता समावयवता प्रदर्शित करने की आवश्यक शर्त यह है कि चलावयवता समावयवता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना। जैसे वहां पढ़ा था ना अति संयुग्मन प्रभाव में, अति संयुग्मन प्रभाव में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कार्बोकैटायन में CH3 पॉजिटिव, क्या CH3 पॉजिटिव अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित कर रहा था, नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं था। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है, मेरी बात ध्यान रखना है सब चीजों को। चलावयवता समावयवता प्रदर्शित करने की आवश्यक शर्त यह है कि समूह के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। अब देखो देखो बेटा, कहानी सुनते हैं। अब मुझे बताओ तुम, बोर्ड पे से देख के, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। कीटो फॉर्म है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटो फॉर्म, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटो फॉर्म। ना तो यहाँ डबल बॉन्ड है और ना यहाँ OH है, इसीलिए ये कौन सी फॉर्म है,
कीटो फॉर्म। अब कीटो फॉर्म की कहानी सुनो कि कैसे कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में परिवर्तित होती है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो कार्बन से ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सिग्मा और पाई किसको तोड़ेगा? पाई बंध को तोड़ेगा, और पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु पर क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो धनावेशित कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं बेटा? अरे क्या बात करो, पढ़ा नहीं चुका? धनावेशित कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं अपन? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। और अष्टक का नेम क्या कहता है? 8 होने चाहिए। 2 की क्या है? और हर कोई अपनी कमी को दूर करना चाहता है। अब इस परिस्थिति में क्या होगा? ये धनावेशित वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से तो लेने की औकात नहीं है भैया। क्यों नहीं समझ रहे हो ना? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, बेचारे का छीन ही लिया है, वापस क्या मांगेगा? अब ये इस कार्बन से कहेगा भाई बंधु में दोनों कार्बन कार्बन सेम है ना, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करवाओ। इस इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करवाने के लिए कार्बन किसको तोड़ेगा? हाइड्रोजन को। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? कार्बन के पास। तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर ये बन गया डबल बॉन्ड। यहां से क्या बाहर निकला है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? नेगेटिव से, और ये बन गया OH। कौन सी फॉर्म आ गई? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कौन सी फॉर्म आ गई? इनॉल फॉर्म। ये कहलाती है आपकी चलावयवता। समझ में आ गई बात? तो चलावयवता एक विशिष्ट प्रकार की समावयवता है जिसमें 2 रूप पाए जाते हैं, कीटो रूप और इनॉल रूप। कीटो रूप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इनॉल रूप में इन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऑल OH। और इस तरीके से दोनों संरचनाएं लगातार एक दूसरे में अंतः परिवर्तित होती रहती हैं। जब इससे इसमें जाएगी और इससे इसमें जाएगी। इस प्रकार की समावयवता में एक तो डबल बॉन्ड चलता है, और कौन चलता है? एक हाइड्रोजन चलता है। चलने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? चलावयवता, समावयवता। और वे सभी यौगिक जिनमें चलावयवता समावयवता पाई जाती है, वे सभी यौगिक अत्यधिक स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं स्थायी? क्योंकि लगातार घूमने के कारण अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। बताया था ना एक दिन, जिसके पास जितनी कम ऊर्जा होगी, जितनी मिनिमम एनर्जी होगी, उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? वो बड़े बूढ़ों वाला एग्जांपल दिया था, याद है ना? घर में बड़े बूढ़ों की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, एक जगह धरे रहते हैं। इनका मतलब उनका स्थायित्व क्या है? यहाँ पर ये आपकी क्या पूरी हुई? चलावयवता समावयवता पूरी हुई। और दूसरा प्रकार कौन सा है? वो अपना त्रिविम समावयवता। समावयवता 2 प्रकार थे ना, संरचनात्मक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब संरचनात्मक में 5 प्रकार पढ़ लिए। किसको पूछेगा? ठीक है, कौन से वाले में फोकस रखना? चलावयवता वाले पे। देखना सीख गए ना? श्रृंखला में क्या देखोगे आप? IUPAC नोमेनक्लेचर करके देख लेना, और IUPAC नोमेनक्लेचर करके उनके अगर मुख्य श्रृंखला का मान परिवर्तित हो रहा है, ठीक। दूसरा कौन सा बताया? स्थिति किसकी चेंज होगी? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह। क्या IUPAC मान का मुख्य श्रृंखला का मान परिवर्तित होगा क्या? तीसरी कौन सी बताई है? क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, लेकिन वहां पेयर चलेगा। एल्कोहल का, ठीक है, एल्डिहाइड का, साइनाइड का, आइसोसाइनाइड, ये पेयर चलेंगे। ऐसे नहीं कि साहब किसी का भी किसी से पेयर बना दिया, गधे का घोड़े के साथ। ठीक है, फिक्स रहेगा इसका मामला। ठीक है, चौथा कौन सा है? मध्यावयवता। मध्यावयवता प्रदर्शित करने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम मुख्य बीच वाले की संयोजकता 2 होनी चाहिए। और लास्ट कौन सा है? चलावयवता। तीसरी है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता की परिभाषा क्या है? देखो सुनो, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, अणुसूत्र समान, अणुभार समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन त्रिविमीय आकाश में, मतलब खुली जगह में, त्रिविमीय आकाश में जुड़े हुए समूहों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयवता के नाम से जाना जाता है। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की है, विन्यासी समावयवता और संरूपणीय समावयवता। विन्यासी समावयवता में क्या होता है कि त्रिविम में जुड़े हुए अणुओं के विन्यास परिवर्तित हो जाते हैं। विन्यासी समावयवता फिर 2 प्रकार की है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय और प्रकाशिक, जहां पर मैंने तुम्हें पढ़ाया है ज्यामितीय समावयवता, उस चीज को ध्यान रखना। अब मैं तुमसे जब भी पूछूं, देखो एक ऑर्डर में चलेंगे अपन। ऑर्डर में कैसे चलेंगे? मैं आपसे पूछूं कि कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। ज्यामितीय समावयवता को इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI। ठीक है, तो शॉर्टकट में अपन कहेंगे GI। और ऑप्टिकल प्रकाशिक को कहते हैं ऑप्टिकल, OI और GI। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो मैं तुमसे पूछूंगा कौन सा यौगिक GI देगा
और कौन सा नहीं देगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कैसा घूर्णन होना चाहिए उसमें, प्रतिबंधित, रेस्ट्रिगेटेड रोटेशन। देखो ध्यान सुनना, देखो सपोज दैट देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, गाड़ी की एक्सल होती है ना, एक्सल देखियो सामने एक ही तो होती है, ठीक है, ऐसी तो होता है कंडीशन, दोनों पहिए होते हैं वो यूं घूमते रहते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड पर कैसा रोटेशन होगा, फ्री रोटेशन होगा, मुक्त घूर्णन होगा। क्लियर है यहां तक की बात। लेकिन अगर मैं क्या करूं, कंडीशन चेंज कर दूं, मैं क्या करूं, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दूं, एक छोटी बड़ी का सिस्टम बैठ रहा, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना दिया, डबल। देना पेन देना, लो 2 रुपए वाले देना। देखो सपोज दैट मैंने इनके बीच में इस तरीके से बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड पे तो कैसा रोटेशन है, फ्री रोटेशन है, मैंने इनके बीच में क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, बन गया। अब बताना घूम जाएगा क्या, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा का पूरा, और मॉलिक्यूल टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, अपन को तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां पर भी प्रतिबंधित घूर्णन होगा, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, घूर्णन। घूर्णन कैसा होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन। तो प्रतिबंधित घूर्णन होगा तो चला विपता को रिपीट करना। अब तो बेटा कल होगी आते ही सबसे पहले। अब इसको सुनो तुम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गई। ज्योमेट्रिकल में कैसा घूर्णन होता है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है, रेस्ट्रिगेटेड रोटेशन होता है, ठीक है। घूर्णन कैसे, घूर्णन कब होगा, जब कैसा बॉन्ड होगा, और सुनो मेरी बात फिर से, ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है, कंफ्यूज कर रहा हूं, ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि घूर्णन तभी प्रतिबंधित होगा जब बॉन्ड कैसा होगा, डबल होगा। घूर्णन सिंगल बॉन्ड पर भी प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक। देखो ये चक्र है, एक तरीके से बन गया है साइक्लिक। अब मैं इसे घुमाऊंगा तो टूट नहीं जाएगा क्या, घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है, कैसा घूर्णन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन, ठीक है। कल बात करते हैं, बंद कर दो मैडम।